क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज एक सॉन्ग हमें याद आया और इसलिए याद आया कि काफ़ी बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर क्या करें क्या ना करें, ऑर्गेनिक तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें। मैंने तो 11th में सही से ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं था। मैंने सोचा कि 12th में जाएंगे और ऑर्गेनिक हम अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 12th में 2 NCERT में एक NCERT कंप्लीट ऑर्गेनिक है और उन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये जो ऑर्गेनिक है कंप्लीटली 11th पर बेस्ड होता है और 11th में उन्होंने स्टडी किया ही नहीं। अब प्रॉब्लम आती है जब 12th में ऑर्गेनिक का स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है। टीचर कहते हैं कि दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। 11th में जब चिड़िया उड़ रही थी तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं। 11th में जब बच्चे जाते हैं 10th पास करने के बाद तो उनको लगता है कि अरे चलो यार फर्स्ट ईयर है और मौज मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा मौज मस्ती में टाइम निकल जाता है। सोचते हैं कि चलो 12th भी तो करना है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं केवल 12th पास करना है, और 12th पास करना ऑर्गेनिक के बिना अगर सही ऑनेस्टी से देखो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 NCERT में एक NCERT कंप्लीट ऑर्गेनिक है और वो ऑर्गेनिक 11th के पोर्शन पर कंप्लीट डिपेंड करता है और 11th का पोर्शन उनका सही नहीं है। फिजिकल तो है नहीं, फिजिकल आप समझ जाते हो क्योंकि ऑलमोस्ट सेपरेट टॉप चैप्टर में अलग अलग बातें मेंशन की हुई है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोरिलेट करता नहीं, तो आप उसको समझ सकते हो। लेकिन जैसे ऑर्गेनिक की बात आती है तो मुश्किल है। अब टीचर भी कह देते हैं कुछ की रट लो, रिएक्शन ही तो है रट लो, थोड़ा सा रिएजेंट चेंज किया, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड कर दिया, थोड़ा सा बॉन्ड टेरा कर दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चेंज कर गया। अब उनको समझ में आता ही नहीं है कि ये कैसे होगा। नहीं, जैसे सिंपल सी एक मैं यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जैसे कि ये बेंजीन Cl2 FeCl3 ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। यही बेंजीन है Cl2 FeBr3, अब वो लोग लिख देगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये तो गलत ही होगा ना, क्योंकि उनको लगता है कि FeCl3 से रिएक्शन करा दे तो Cl हो गया, तो FeBr3 से कराए तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यहां तो क्लोरीन ही आएगा। अब उनको पता ही नहीं है कि इसमें रिएक्शन, अब इसका FeCl3 FeBr3 का क्या काम है और इस Cl2 का क्या काम है, उनको ये पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा ही नहीं। क्या रट लीजिएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, तब तो लास्ट में यही ना है, क्या करें फिर क्या ना करें, मुश्किल में तो पढ़ना ही है। और मैं बता दूं कि ये IIT में मोर देन 30% केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मोर देन 30% क्वेश्चंस, नीट में अबाउट 30% के आसपास रहना ही है, ज़्यादा हो सकता है कम नहीं होगा। अब इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्कोरिंग पोर्शन बन सकता है अगर आप सही ढंग से स्टडी किया, और सही ढंग से स्टडी करने के लिए आपके 11th के पोर्शन को पढ़ना ही होगा। आप 12th में आ गए, अगर 12th को समझना है तो 11th समझना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि 11th में तो बहुत कम पढ़ना है ऑर्गेनिक, चलो 12th में ही स्टार्ट कर लेंगे। उनको पता ही नहीं है कि जो भी आप 12th में पढ़ोगे वो कंप्लीटली वेस्ट है। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, हाइपर कंजुगेशन का नाम लेंगे, रेजोनेंस का नाम लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का नाम लेंगे, एस्टेरिक इफेक्ट का नाम लेंगे, एरोमेटिसिटी का नाम लेंगे, डांसिंग रेजोनेंस का नाम लेंगे। अब ये सब कहाँ पढ़ना है 11th में। नोमेनक्लेचर सही से नहीं आता,
पूरे ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग से लास्ट तक कंपाउंड का नेमिंग देगा। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो नेम मेंशन करेगा। बेंजोइक एसिड लिख दिया, एसीटोफेनॉन लिख दिया, इथेनोइक एसिड लिख दिया, समथिंग कुछ भी लिख दिया, आपको इसका आइडिया ही नहीं है। आपने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या कर लोगे 12th में? इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 0% चांसेस है। तब तो बोलोगे ना क्या करें फिर क्या करें। इसका एक ही उपाय है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना ही होगा, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर दें। ऑर्गेनिक में तो नहीं चलने वाला है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, बोल देगा फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर ऑर्गेनिक बोला तो आप उससे पूछो कि कितने क्वेश्चन बना पाते हो। अगर कंसेप्ट है तो सही है, अगर कंसेप्ट नहीं है तो बोलेगा कि समझ में तो आ ही जाता है, क्लास में क्वेश्चन ही नहीं बनता है। इट मीन्स व्हाट? एग्जैक्टली उसका रियल कंसेप्ट उसको पता ही नहीं है। याद कर लिया होगा, क्लास में जाता होगा, लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन रियल कंसेप्ट उसको पता नहीं है, इसलिए उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो आपको यह समझना होगा कि स्टार्टिंग से कंप्लीट, स्टार्टिंग से जैसे आपने नोमेनक्लेचर स्टडी की। हम ये नहीं कह रहे कि मेरे वीडियो आप देखो इसके स्टडी के लिए, आप कहीं भी स्टडी करो, लेकिन सीक्वेंस यही होगा कि आप पहले नेमिंग करो। सारे कंपाउंड को नेमिंग करने के बाद, सही ढंग से समझने के बाद, बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन नेम का यूज करता है, तो उसको तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सारे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट 100% आपको चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंक्लूडिंग रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हो, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एस्टेरिक इफेक्ट, आइसोमेरिज्म। रेजोनेंस नहीं पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, टॉटोमेरिज्म आपसे होगा ही नहीं। इसके अलावा कुछ जनरल केमिस्ट्री के भी कंसेप्ट चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिग्मा पाई बॉन्ड, एक्सेप्ट्रा एंड एक्सेप्ट्रा। अब इन सारी चीजों की आपको आइडिया है ही नहीं, अब चाहते होगे कि ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाए। आपने आइसोमेरिज्म सही ढंग से नहीं पढ़ा। 11th में कम से कम इन सारी बातों को आपको जानकारी होनी ही चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म, आप इंटरमीडिएट्स देख लो, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इसके स्टेबिलिटी के बारे में, रीअरेंजमेंट के बारे में, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के बारे में, वहां पर कन्वर्जन बनाना आपको सीखना होगा। रिएजेंट कहां पर यूज करना है इसको जानना होगा। और जब स्टार्टिंग में ये सारी बातें आप वो स्टेप बाय स्टेप जानोगे तब 12th में मजा आता है। टीचर को भी मजा आता है और स्टूडेंट को तो 100% ये बातें समझ में आती हैं। तो अगर आप 12th में हो तो कुछ तो 11th का जो बेसिक चीज है वो आपको जानना ही होगा, तब 12th का कंसेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा किसी भी पोर्शन में आप कुछ कर सकते हो, कुछ हद तक कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ ये प्रॉब्लम है और ये आपको कंप्लीटली वेस्ट है 11th में। मैं फिर बार बार रिपीट करता हूँ, आपको 11th के पोर्शन के कुछ पोर्शन की स्टडी करने होंगे, आपके पार्टिकुलर टीचर से आपको ये बात समझना होगा। मैं बता रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो इसको। तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे, अरे तो डायरेक्ट अगर 12th में गए तो कुछ टाइम आप 11th के पोर्शन पर दोगे, तभी आप 12th के पोर्शन को अच्छी ढंग से समझ सकते हो। अन्यथा फिर 12th के पोर्शन जब पढ़ोगे तो फिर वही कहोगे क्या करें फिर ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो मुश्किल तो क्रिएट होगा क्योंकि आपने 11th में स्टडी नहीं किया। और स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने से, रिएजेंट पता करने से, नहीं तो रटोगे तो फिर यही होगा जो मैं बताया। अब फ्रीडल क्राफ्ट
अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है। फिरल का अल्काइलेशन में कार्बोकैटायन आपका रीअरेंज करेगा, एसाइलेशन में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये बातें जानना होगा। आप बेंजीन पर किसी एक्सेप्टर को लगाते हो तो आप कहते हो कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा प्लेस पर जाएगा, लेकिन फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन अगर कराओ और उस केस में एक एक्सेप्टर हो तो रिएक्शन होगा ही नहीं। और होगा तो कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, किस सिचुएशन में होगा, ये पता ही नहीं है आपको। तो इट इज नॉट वेरी इजी, बट इट कैन बी इजी इफ यू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लेकर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप अभी से सतर्क हो जाओ, ध्यान दो, और हम तो आपके साथ बने ही रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पोर्शन को लेकर और कुछ और इम्पोर्टेंट क्लू को लेकर। ओके बाय, सी यू अगेन।